Good evening everyone. So let's continue with our true and false. आज हम लोग थोड़ा 4-5 चैप्टर कवर करेंगे, स्मॉल चैप्टर्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनल अकाउंट्स. आप लोग कॉपी निकाल लो सब लोग, एंड विल स्टार्ट विथ फाइनल अकाउंट्स. हम लोग को ऑलरेडी पता है ट्रेडिंग पीएल क्या होता है. ट्रेडिंग पीएल का डिफरेंस आएगा तो आराम से लिख लेंगे 2 मार्क्स के लिए. वो सब मैं नहीं बता रहा हूं. हम लोग सीधा जा रहे हैं बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट दो टाइप से बनता है. एक ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. हाउ अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस. दो बेसिस है. ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस. कुछ नहीं बोला होता है तो हम लोग हमेशा परमानेंस बेसिस में बनाते हैं बैलेंस शीट. ठीक है ना. दो बेसिस में बनता है बैलेंस शीट. एक होता है लिक्विडिटी और एक होता है परमानेंस. कुछ नहीं बोला होता है तो हम लोग परमानेंस के फॉर्मेट में बनाते हैं. लिक्विडिटी माने क्या होता है? जिसको आप जब सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या जो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है वो सबसे ऊपर रहता है. तो यहां पर पहले होता है करेंट एसेट्स, फिर होता है फिक्स्ड एसेट्स. क्योंकि उसको आप सबसे देर से कन्वर्ट कर सकते हो. बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी बेचना बहुत टफ है, बट डेटर से पैसा मिलना 1 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा. बट प्लांट एंड मशीन बिकवाने के लिए टाइम लगेगा. ठीक है ना. तो ये इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये थोड़ा देर से कन्वर्ट होता है. आइटम्स रेडीली कन्वर्टेबल इन कैश आर प्लेस्ड ऑन टॉप. तो वैसे ही जिसका हम सबसे जल्दी पेमेंट कर देंगे वो ऊपर रहेगा, जिसका बाद में पेमेंट करेंगे वो नीचे रहता है. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर कैपिटल. परमानेंस में क्या रहता है? आइटम्स व्हिच आर केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म. जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखते हैं वो ऊपर रहता है, लाइक फिक्स्ड एसेट्स. और सबसे नीचे क्या रहेगा? करेंट एसेट्स. यहां पर पहले कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज. एग्जाम में कुछ नहीं बोला हो, ऑलवेज प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट बाय परमानेंस अप्रोच. ट्राई एंड फॉलो बाय परमानेंस अप्रोच. लिक्विडिटी हम लोग नहीं करते हैं, वी ऑलवेज फॉलो परमानेंस अप्रोच. ठीक है, देख लो. फिर आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन मींस, या आप लोग फोटो खींच सकते हो, पहले इसका फोटो खींच लो. प्रोविजन एंड रिजर्व्स एक बार रीड करो, फोटो भी खींच लो. कॉपी करना है कॉपी कर लो, जो आप लोग को ठीक लगे, एंड रीड करो एक बार इसको. टेक 2 मिनट्स. आओ देखो क्या बोलता है. प्रोविजन मींस एन अमाउंट सेट असाइड फॉर प्रोवाइडिंग. इसका हम लोग डेफिनेशन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. हम लोग जब पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट, आज हम लोग एक पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, उसमें मैं डेफिनेशन वापस बताऊंगा. प्रोविजन क्या होता है? आप एक अमाउंट सेट असाइड कर देते हो. ठीक है. which cannot be ascertained with certainty. आपको कितना लाइबिलिटी अराइज होगा आपको श्योरिटी नहीं है. ठीक है ना. आपका एसेट का दाम गिरने वाला है, बट कितना गिरेगा आप श्योर नहीं हो. ठीक है ना. आपको ये अमाउंट सेट असाइड कर देते हो which cannot be ascertained with certainty, कि कितना से आपको लॉस होने वाला है या कितना से आपका नुकसान होगा, कितना से एसेट गिर जाएगा, ये श्योरिटी नहीं है. बट होगा मेरे को पता है. लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. आपको कितना पता डेटर्स कितना रुपया नहीं देंगे? नहीं पता ना. आप एक एस्टिमेशन के हिसाब से कर देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, कितना मेरे को नहीं मिलेगा. ठीक है. इसका वापस डिस्कशन होगा आज ही, व्हेन वी डू प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्कशन. रिजर्व्स क्या होता है? आप जो कमा चुके हो, ठीक है, आप जो कमा चुके हो बिजनेस करके, आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स विथहेल्ड
वो हम लोग जो रख के रखे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इससे आपका बिजनेस आने वाला लॉस को माने जो आने वाला साल में लॉस होगा उसको एकदम माने कि मजबूती से स्ट्रेंथन कर पाएगा। देखो लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सिन बिजनेस लॉसेस। ये आने वाले जो सालों में अगर लॉस होगा तो उससे हम रिकवर कर पाएंगे। मैं रिकवरी बट याद करने की कोशिश कर रहा था, आ नहीं रहा था, रिकवरी कर पाएगा। ठीक है, देखो सबको क्लियर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स? इसका डिस्कशन और होगा हम लोग का आज। लेट्स कम टू ट्रू एंड फॉल्स। लिखो ट्रू एंड फॉल्स।
अभी और भी है, पहले इतना खत्म करो। 8 ट्रांजैक्शन दिया हूं, पहले ये खत्म करो, होने से बोलना मेरे को। और डिस्कस करते हैं। ओके, भोजन का आगे आंसर हो गया, ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। हाँ जी, पहला का बताओ। प्रॉफिट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन द अकाउंट्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। पहला वाला क्या लग रहा है, क्या होगा पहला वाला? सब लोग फॉल्स लिखे हैं, आंसर ट्रू है, आंसर इज ट्रू। सब लोग फॉल्स बोले। क्या होता है, आप पता है आप डिविडेंड किससे देते हो? आप लोग को पता होना चाहिए, डिविडेंड आप नेट प्रॉफिट से देते हो। कंपनी जो कमाता है, कंपनी क्या कमाता है? कंपनी कमाता है नेट प्रॉफिट। तो अगर डेप्रिसिएशन देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कितना बांट पाएंगे? हम कम बांट पाएंगे। कंपनी कभी भी कैश प्रॉफिट नहीं देता है, कंपनी हमेशा नेट प्रॉफिट देता है। डेप्रिसिएशन से पैसा नहीं जाता, एकदम सही बात, बट डेप्रिसिएशन पीएल का डेबिट में आता है, उसको डेबिट करने से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, और जितना मेरा नेट प्रॉफिट है उसी में से हम कुछ डिविडेंड बांटते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डिविडेंड भी देना कम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अमन ट्रू लिखा था, वेरी गुड अमन। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। 2 का एनीवन प्लीज आंसर मी। राजीव गलत है, बाकी सब लोग सही है। फॉल्स। पीएल अकाउंट पॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर डे का, एंड पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड का। तो पीएल अकाउंट इज अ पीरियड स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 2 फॉल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक साल का बनाते हैं, बट बैलेंस शीट का याद है क्या लिखते थे? बैलेंस शीट एज एट। तो बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट एंड पीएल अकाउंट इज अ पीरियड स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो लॉजिकली आप लोग बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 इज फॉल्स। क्वेश्चन 3 इज फॉल्स। देखो सॉल्यूशन। द लेवल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक does not level of closing stock does not directly determine the profits of a business. The operational efficiency and other factors affecting cost determine the profits. इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, आप लोग कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो अपना मन से, इतना तो कभी एग्जाम में दिमाग आएगा ही नहीं। ये सब आप लोग वर्ड्स नहीं लिखो तो बेटर है। आपको तो पहले बताना, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट डिटरमाइन द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। If closing stock is not there, it means the company has sold the entire amount of stock that is it has purchased in the year. That does not mean कि the company has not earned profits. अपना एक्सप्लेन कर दो अपने लैंग्वेज में, ये सब लिख के फायदा नहीं है। ठीक है ना, देख लो फिर भी एक बार अगर आपको देखने का मन है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 बहुत इजी था, रेक्टिफिकेशन है, कर चुके हम लोग। फॉल्स। क्या है करेक्ट आंसर? 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शुड बी क्रेडिटेड टू, should be credited to furniture account. Okay, should be credited to furniture account. ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ। Provision for discount on debtors is calculated before. False। भैया आफ्टर होता है, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकाला जाता है,
उसके माइनस करने के बाद हम लोग निकालते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आंसर फॉल्स है। 6 वाला बताओ। 6 वाला अमन गलत। 6 इज फॉल्स। should be credited to bad debts recovery account। एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, तो नॉट डेटर्स बट बैड डेट्स रिकवरी। 7 बताओ। 7 केतन गलत है। ट्रू आंसर 7 इज ट्रू। आप जब भी कोई परचेज के समय खर्चा करते हो तो आप परचेज में ऐड कर देते हो। फ्रेट ऑन परचेज इज एडेड टू परचेज। आप लोग अलग से लिख सकते हो टू फ्रेट। जब आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग से भी लिख सकते हो टू फ्रेट, बट बेटर होता है आप परचेज में ऐड कर दो। ठीक है, हम लोग सीखे थे भैया एसेट्स में जब खर्चा करता है तो एसेट में ऐड करते हैं, बट एक्सपेंस तो एक्सपेंस से रिकॉर्ड करता है। बट अब जब गुड्स खरीदो ना, बिकॉज गुड्स भी मेरा एसेट होता है, हम हालांकि परचेज मान के एक्सपेंस लिखते हैं बट गुड्स आर माई एसेट ओनली। ठीक है, तो गुड्स पे जब भी खर्चा करो तो गुड्स में ऐड कर दिया जाता है, तो परचेज को परचेज से ऐड कर दिया जाता है। राजीव आप कैरेज इनवर्ड को हमेशा परचेज से ऐड कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपका। हम लोग अभी तो मैंने बोला ना अभी अलग लिखते हैं, बट अगर आप कैरेज इनवर्ड को अलग परचेज में ऐड करो तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपका, आप एकदम राइट हो। बिकॉज लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कैरेज इनवर्ड को परचेज से ऐड होना चाहिए था। ठीक है, 8 बताओ। 8 is false। It is debited to profit and loss account। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री होता है पीएल टू पीबीडीडी। एंट्री होता है पीएल टू पीबीडीडी। 9 वाला कॉपी करो और आंसर बताओ। पहले 9 का पढ़ के आंसर बता दो तो। क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू। अब जब भी कोई खर्चा करते हो मशीन पर तो मशीन में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन 9 इज ट्रू। कॉपी कर लो फिर और क्वेश्चंस करेंगे। 9 कॉपी करो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कॉपी करो। हो जाने से बोलना, पहले कॉपी करो फिर सॉल्व भी करना। 10 से 15।
आ जाओ, लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, बहुत ही सिंपल है। 10 इज फॉल्स। केतन ये भी ट्रू लिखा है। टेन इज फॉल्स। 11 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। 11 ध्यान से बोलना, ट्रिकी बोल दिया तो आप लोग आंसर समझ में आ ही गया होगा। 11 बताओ। एनीवन विथ 11? मैंने ट्रिकी बोला था, तो आप लोग हमेशा अपना आंसर को उल्टा बोल दिया करो। ट्रू। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है ना, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होता है, नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है। पीएल में वही आता है जनरली कि जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स में होता है भैया, लेकिन हम लोग पीएल का प्रॉफिट का तो भाई पीएल लिखते हैं, लिख देते हैं, बट नीड नॉट, ये है, ये नहीं लिखा मस्ट नॉट, कभी नहीं कर सकते ऐसा नहीं लिखा है। प्रॉफिट ऑन सेल को नहीं भी करो तो क्या चलेगा? हाँ चलेगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट पता करने के लिए हम लोग नॉर्मल जो बिजनेस कोर्स में एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो ही लेते हैं। बट अगर नहीं भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आप लोग, हम लोग 12th में कैश फ्लो पढ़े थे, आप लोग को याद नहीं होगा, आप लोग के इंटर लेवल पे आएगा ये चैप्टर। 12th में कैश फ्लो पढ़े थे, तो आप लोग सीखेंगे कि जब कोई एसेट पे प्रॉफिट होता है ना, एसेट का सेल पे जब प्रॉफिट होता है, तो आप कभी कभी इसको कैपिटल रिजर्व पे लेके जा सकते हो। आप कभी कभी इसको कैपिटल रिजर्व पे लेके जा सकते हो, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व पे लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीएल पे लेके जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट पता करने के लिए प्रॉफिट ऑन सेल का होना जरूरी नहीं है, नहीं भी हो तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज ये हर साल नहीं होता है। देखो नॉर्मल कोर्स में जो होता है जो हर साल होता है, आप एसेट तो हर साल बेचोगे नहीं, तो नेट प्रॉफिट पता करने के लिए इसका जरूरी नहीं है होना, ठीक है। तो नीड नॉट बी एडेड इज ट्रू। 12 बोलो। 12। 12 इज ट्रू। गौरव अननिया, तुम्हारा पता नहीं क्या आंसर होना चाहिए था फिर। एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू परचेज, एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू परचेज। तो कौन सा अकाउंट हो रहा है? क्रेडिट, परचेज ही हो रहा है। आप लोग फॉल्स लिखे हो, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट वाला बोलो, 13। 13 मैं समझाऊंगा। 13 इज फॉल्स। 13 इज फॉल्स। देखो, marshalling means presentation of assets and liabilities in a balance sheet in the order of liquidity or permanence। अभी थोड़ा देर पहले किए थे। मार्शलिंग होता है एसेट्स को अरेंज करना है ऑन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस, और ग्रुपिंग होता है कि कॉमन हेडिंग को एक साथ लिख दो। जैसे हम लोग हेडिंग क्या कर देते हैं, करंट एसेट्स, उसके अंदर सब कुछ डाल देते हैं, वो होता है ग्रुपिंग। एम्प्लॉइज का जो भी खर्चा है, सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी दे दिए उसको, सेल्समैन कमीशन दे दिए, वर्कर को वेजेस दे दिए, वो आ जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। माने जो भी कॉमन खर्चा है उसको एक हेडिंग में ग्रुप कर दिए, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। और मार्शलिंग होता है बैलेंस शीट को अरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस। तो दोनों का सेम मीनिंग नहीं है, द आंसर इज फॉल्स। 14 देखो, लिक्विड एसेट्स ट्रू, कि सन्ड्री डेटर्स आर लिक्विड एसेट्स। फिफ्टीन बताओ। 15 इज ट्रू, ठीक है। इजी क्वेश्चंस थे यहाँ पर। तो ये हम लोग का फाइनल अकाउंट भी कवर हो गया, वी हैव कंप्लीटेड फाइनल अकाउंट्स आल्सो, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में कोई ज्यादा ट्रू फॉल्स नहीं आया है, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। कंपनी अकाउंट्स में कोई ज्यादा ट्रू फॉल्स नहीं था,
एक क्वेश्चन मेरे को दिखा था, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। कंपनी अकाउंट पे सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, थ्योरी नहीं आते हैं। फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूं कंपनी अकाउंट्स। ये याद कर लेना पक्का से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, फोटो खींचना है फोटो खींच लो। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये पढ़ लेना प्लीज। ये क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोग का जब शेयर्स करते थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है देखो, खुद से रीड कर लो, इजी क्वेश्चन है एकदम, हो जाने से बोलना। सब कॉपी कर लिए। बोलता है री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बोलता है नहीं, अलॉटमेंट नहीं है, उसको सेल ही मानते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग यहाँ पर वापस, अब हम लोग वापस नहीं देने की एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, एक बार में सारा शेयर दे दे रहे हैं, सारा इंस्टॉलमेंट एक साथ मंगा लेते हैं, तो इसको हम लोग सेल ही मानते हैं। आई होप सब लोग कॉपी कर लिए हैं। आप लोग बताओगे कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट रेट कितना है, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट कितना है? एनीवन, कोई बता सकता है? कॉल्स इन अरियर में अगर इंटरेस्ट होता है तो क्या रेट पे इंटरेस्ट होता है, एडवांस पे क्या इंटरेस्ट रेट होता है? एनीवन? नहीं पता आप लोगों को? लिख लो, 10% पर आनम अरियर्स का होता है, 12% पर आनम एडवांस का होता है। अरियर्स का 10%, एडवांस का 12% होता है। हाँ, सबको समझ में आ गया? इंटरेस्ट का 10% और एडवांस का, अरियर्स का 10%, एडवांस का 12%। और क्वेश्चन नहीं था इसमें शेयर्स में। अब लिखो contingent assets and contingent liabilities। लिखिए contingent assets and contingent liabilities।
कॉन्टिंजेंट एसेट्स क्या होता है? देखो, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। एक ऐसा बेनिफिट जो हमको आने वाले टाइम में हो सकता है बिकॉज ऑफ द हैपनिंग ऑफ अ पास्ट इवेंट। क्या बोला मैंने? एक आने वाले टाइम पे बेनिफिट हो सकता है बिकॉज ऑफ द हैपनिंग ऑफ अ पास्ट इवेंट, बट जिसका श्योरिटी नहीं है, जिसका श्योरिटी नहीं है। अ पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट और अ पॉसिबल एसेट, हो सकता है वो एसेट बने फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, but the existence of which will be confirmed or happening or non-happening of one or more future events which are beyond the control of the enterprise। मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। पास्ट इवेंट के कारण कुछ ऐसा कुछ हुआ है मेरे पिछले सालों में जिसका मेरे को बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा, बट जिसका कंफर्म नहीं है और जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं, बट बेनिफिट। कॉन्टिंजेंट एसेट माने बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल है, आपने कोर्ट केस किया है, आपने कोर्ट केस किया है और आप जीतेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। आपने किसी पर कोर्ट केस किया है, अगर आप जीत गए तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये कैसे पता चलेगा? आगे जाके। और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, बट हमने कोर्ट केस कब कर दिया था? पहले ही कर दिया था। ठीक है, रीड कर लो एक बार। देखो डायरेक्ट नहीं आएगा, वाटर कॉन्टिंजेंट एसेट्स नहीं आने वाला है, तो आप लोग को ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा, तो समझ के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना? ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टिंजेंट एसेट्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां दिखाते हैं इसको? इसको डायरेक्टर्स का रिपोर्ट में दिखाया जाता है। इसको कहां दिखाते हैं? इसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाते हैं, और कहीं नहीं दिखाते हैं। इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, रीड कर लो एक बार सब लोग। नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज करते हैं। A possible obligation that arises from the past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more unforeseen future events not wholly within the control of the enterprise। बेसिकली सेम ही है, बट यहां पर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पर हमको पेमेंट करना पड़ सकता है, और देखो लाइबिलिटी है इसलिए पेमेंट करना पड़ सकता है, एसेट है इसलिए रुपया मिलेगा। ठीक है, ए भी पढ़ो बी भी पढ़ो। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी होता है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होता है, बट हम लोग को क्यों नहीं पता है? बिकॉज प्रोबेबल नहीं है कि आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा। मैं एग्जांपल दूंगा आप लोग को। A reliable estimate of the amount cannot be made। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड इट। फोटो खींच लो, कॉपी कर लो, जो आप लोग का मन। कितना पेमेंट करना पड़ेगा नहीं पता, ये भी नहीं पता कि पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। इट इज नॉट प्रोबेबल कि होगा कि नहीं होगा। कितना पेमेंट करना होगा ये भी नहीं पता। ठीक है ना? देखो, कॉन्टिंजेंट एसेट्स में मेरे को पैसा मिलने का एक्सपेक्टेशन है, और इसमें हमको पैसा देने का एक्सपेक्टेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है, आप कोर्ट केस वाला तो है ही, भैया आपने कोई कोर्ट केस कर दिया है, आप हार गए तो पैसा देना पड़ जाएगा, तो वो तो डिपेंड करेगा आगे जाके। सबसे और अच्छा एग्जांपल है बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। सबसे अच्छा एग्जांपल है बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। हम लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कर चुके हैं। आपके पास बिल आया, आपने बिल को डिस्काउंट करा दिया, बिल किसके पास चला गया? आपने बिल डिस्काउंट कराया, बिल चला गया बैंक के पास। आप क्या कोई लाइबिलिटी है आज? नहीं भाई, आज तो कोई लाइबिलिटी नहीं है।
बट आगे जाके लाइबिलिटी हो सकता है। कब हो सकता है भैया? बैंक अगर ड्रॉई के पास जाएगा और वो पैसा नहीं देगा तो बैंक मेरे से आके पैसा ले जाएगा, तो मेरे लिए लाइबिलिटी आगे जाके खड़ा होगा। अभी मेरा लाइबिलिटी नहीं है, बट आगे जाके हो सकता है ऑन द ऑकरेंस। क्या ऑकरेंस होगा कि भैया सामने वाला पैसा नहीं दे, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हमको पैसा देना पड़ जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इससे। ये भी याद रखना आप लोग, इसको लिख लो। इट इज शोन एज अ फुटनोट बिलो द बैलेंस शीट। It is shown as a footnote below the balance sheet. It is shown as a footnote below the balance sheet. जैसे contingent assets तो बुक्स में दिखाता ही नहीं है, इट इज शोन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बट ये एज अ फुटनोट बिलो द बैलेंस शीट दिखा देते हैं। इसका भी तो देखो लायबिलिटी का अमाउंट पता नहीं है, पेमेंट करना है कि नहीं करना है, आगे जाके पता चलेगा, बट हो सकता है बड़ा अमाउंट देना पड़े, तो बिलो द बैलेंस एज अ फुटनोट दिखा दो। Contingent liabilities and provision. It is not recognized ड्यू टू अनसर्टेनिटी। भैया पेमेंट करना है कि नहीं करना है पता नहीं है, तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एज अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। हम लोग याद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं ना एस्टिमेशन के हिसाब से, कि भैया मेरे को लग रहा है 5% नहीं मिलेगा, तो हम 5% के एस्टिमेट के हिसाब से बना लेते हैं प्रोविजन। तो इसको बुक्स में दिखाते हैं, इसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं, इसको बिलो द बैलेंस शीट दिखाते हैं, तो बुक्स में नहीं आया। ठीक है, ये दोनों पढ़ लो तो एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, which cannot be measured. Just read it, everyone. ये देखो, contingent liability is an ascertained liability but its amount and due date is indeterminate. True or false? बताओ, anyone ट्राई करो बताने का। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है इसका contingent liability के ऊपर। वेरी गुड राजीव, फॉल्स। अनएसर्टेन्ड लाइबिलिटी, पता नहीं कितना देना होगा भैया, इट्स फॉल्स। देख लो, ठीक है,
So this completes contingent liability also. नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे कर रहे हैं विदाउट डिक्टेटिंग. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the financial position of the concern. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the financial position of the concern. रीड करो, थ्योरी क्वेश्चन है. यहां पर देखो क्रिटिकल वर्ड था, फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है, ये बताता है बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताता है, पोजीशन मेरा बैलेंस शीट बताता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इजी क्वेश्चन था. खुद से ही हो जाएगा, मेरे को कराने का जरूरत नहीं है. तो दिस कंप्लीट्स टुडेस ट्रू एंड फॉल्स का डिस्कशन.